Hello and welcome to the 36th lecture of our electrostatic discussion. In the last lecture, we were discussing about the applications of Gauss theorem, and we discussed the three important applications we discussed in the last lecture, and those were important from your school point of view. The first one was proof of Coulomb's law using a charged particle. Second, infinite wire due to an infinite wire. And then we discussed cell, hollow sphere. उसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है, एंड सिमिलरली इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट सेल इन अनदर एस्पेक्ट. उसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे, जो पॉइंट्स हमारे जेई, नीट और आईआईटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे. और सॉलिड स्फीयर जो कि नॉन कंडक्टिंग होगा, क्योंकि कंडक्टिंग में तो चार्ज देंगे तो सरफेस पे आ जाएगा, तो वो हॉलो स्फीयर जैसा ही बिहेव करेगा. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसके विसिनिटी में भी चार्ज हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे. और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, वैसा ही बिल्कुल ग्रेविटेशन में अर्थ होता है. तो वो दोनों बातें हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे. अर्थ में स्मॉल जी जो होता है उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसी को स्मॉल जी कहते हैं. ये सारा बात आज हम लोग करेंगे. सो दिस लेक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर ग्रेविटेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन टॉकिंग अबाउट सेल. सेल के बारे में चर्चा करते हैं. इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस सेल क्या होता है. एक हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर कहें या फिर कंडक्टिंग स्फीयर कहें, एक ही चीज था, क्योंकि जो भी चार्ज होगा वो कहां होगा, इसके सरफेस पे होगा. जो भी चार्ज होगा वो इसके सरफेस पे होगा. अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए थे. हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि अगर इसका चार्ज कैपिटल Q है, इसका रेडियस कैपिटल R है, तो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, Q by 4 pi r square. सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया 4 pi r square. इस हॉलो स्फीयर के सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पिछले क्लास में डिराइव किए थे, एंड दिस वाज kq by capital R square which can be written as sigma by epsilon naught. और ये आपको बोले थे, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. हॉलो स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, kq by capital R square, जिसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं. और ये आपको याद रखने बताए थे. दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर. एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ यही हॉलो स्फीयर है, और इस हॉलो स्फीयर में हम लोग एक यहां पे छोटा सा होल करते हैं, बहुत छोटा सा एक होल कर दिए, और इमेजिन कीजिए कि बाकी जो चार्जेस है वो एज इट इज है, बस एक छोटा सा होल वहां से गायब कर दिए. वो छोटा सा चार्ज जो dq होगा उसको हटा दिए. नाउ ड्यू टू रेस्ट ऑफ अदर चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जस्ट आउटसाइड जो बाकी चार्जेस होंगे उनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग E1 लिख रहे हैं. कितना लिख रहे हैं, E1. E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, राइट. If I will ask you how much will be this electric field, तो आगे से इसको याद रखना है. अभी तो मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा. आगे से याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर हॉलो स्फीयर में एक होल कर दिया जाए सरफेस पे, छोटा सा होल, कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा सा, तो जस्ट बाहर के पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पहले कितना होता था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अब उसका हाफ हो जाएगा. अब ये जो E1 होगा वो होगा kq बाय 2r स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं सिग्मा बाय 2
टू एप्सिलॉन नॉट। अमेज्ड? डोंट बी। बहुत आसान है इसका प्रूफ, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। बहुत आसान है इसका प्रूफ, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए हम लोग ये जो पॉइंट है आउटसाइड पॉइंट है, ये कहां आपका पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट। इस आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं कि किसके किसके वजह से होगा। तो एक तो ये जो रेस्ट बाकी जो चार्जेस थे उसके वजह से E1 है, जिसका वैल्यू हम ये लिखे और यही प्रूफ करना है। तो बाकी की वजह से E1 मान लेते हैं, और ये जो DQ चार्ज जो हटाए हैं इसकी वजह से भी तो जस्ट बाहर होगा। किधर की तरफ होगा? इस पॉजिटिव से दूर, उसका वैल्यू E2 मान लेते हैं। भाई अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहां है तो इसके जस्ट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इससे दूर, है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इस जो छोटा सा होल में था, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज था ना, उसको हटाए तब तो होल क्रिएट हुआ। तो उस होल के वजह से जस्ट राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मिल करके E1 प्लस E2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनाएगा, क्योंकि जस्ट दोनों मिल करके, भाई ये पूरा बिना होल के और ये होल के साथ, और इसमें होल डाल दें, ये वाला चार्ज डाल दें यहाँ, तो ये तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। जो चार्ज निकाले थे उसको अगर वापस डाल दें तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस होल के बिना, इस मतलब रेस्ट पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस होल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, दोनों को मिला दें तो यही बन जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1 प्लस E2। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना लिखेंगे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब इस होल के जस्ट अंदर वाले पॉइंट पे चलिए, जस्ट अंदर, जस्ट अंदर, जस्ट अंदर मतलब यहां का पॉइंट है ना। उसके लिए डायग्राम हम उधर या इधर यही बनाना है। जस्ट इनसाइड, तो ये वो होल है, और जस्ट इनसाइड इस पॉइंट की बात कर रहा है। तो अगर ये जो होल है मतलब एक चार्ज पार्टिकल, छोटा सा चार्ज था वहां, उसी को निकाले तो होल क्रिएट हुआ है। उस चार्ज के वजह से इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड E2 था, तो इधर साइड भी E2 ही होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। भाई अगर कोई चार्ज लें और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें, तो आप कहिएगा सर KQ/R² इधर की तरफ। इसके वजह से उतना ही डिस्टेंस पे इधर कोई पूछे तो कहेगा सर इधर हो जाएगा KQ/R²। सेम तो लिखें, इसकी वजह से जस्ट आउटसाइड में इधर, राइट वर्ड में, जस्ट लेफ्ट वर्ड में इधर। क्लियर? अब इस पॉइंट पर बाकी की वजह से पूछें, तो भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट जो इनसाइड वाला है और ये आउटसाइड वाला जो है, इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में बहुत पास पास है। तो बाकी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जितना यहां है उतना ही यहां होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है दोनों पॉइंट का बहुत कम है, बहुत कम डिस्टेंस है। ठीक? तो बाकी की वजह से यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ही होगा, और ये क्योंकि ये पॉइंट अंदर का है, तो अंदर के पॉइंट पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। ये हम लोग जानते हैं भाई, किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पिछले क्लास में ड्राइव किए थे, 0 होता है। तो इसका मतलब E1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E2। तभी तो बैलेंस करेगा, तभी तो नेट 0 होगा। और E1 इज इक्वल्स टू E2 अगर यहां रख देंगे, इसका क्या मतलब कि E1 E2 को हम लोग E1 कह सकते हैं, तो 2E1 का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E1 का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं। ये समझने का जरूरत है? नहीं, उतना नहीं। मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया क्योंकि मुझे आता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। मैंने उसका प्रूफ भी आपको बहुत अच्छे से कोशिश किया कि समझा दूं, लेकिन प्रूफ के से ज्यादा ये रिजल्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है कि अगर एक छोटा सा होल कर दें तो बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से हाफ हो जाता है। ठीक? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? अगर हम इस छोटे से होल पे जो चार्ज होगा DQ, अब होल को भूल जाइए, अब इमेजिन कीजिए कि ये पूरा कंप्लीट हॉलो स्फीयर है जहां पे ये चार्ज DQ है, तो इस DQ पर बाकी जो चार्जेस है वो फोर्स लगा रहा होगा। भाई बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो अगर इस DQ पे बात करें तो बाकी सब चार्ज पार्टिकल एक फोर्स लगा रहा होगा, और वो फोर्स मुझे चाहिए जिस फोर्स को DF कहेंगे। व्हाट इज DF? फोर्स ऑन द स्मॉल चार्ज DQ, फोर्स ऑन द स्मॉल चार्ज DQ। और इस DQ का वैल्यू कितना लिखेंगे? सिग्मा
इंटू अगर इसका एरिया डीए कहें तो सिग्मा डीए, यही तो चार्ज का फॉर्मूला होता है, सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा डीए। क्योंकि मुझे इस पर फोर्स लिखना है डीक्यू पर, तो उस पर फोर्स लिखने के लिए मुझे बाकी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा ना, इसलिए हमको बाकी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो ये जो डीएफ होगा, ये डीएफ कितना होगा, डीएफ क्या है, किस पर फोर्स, इस चार्ज पर फोर्स, तो इसका चार्ज इनटू दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1। अरे भाई कोई चार्ज अपना ही फील्ड क्रिएट करके अपने ऊपर फोर्स तो नहीं लगाता है ना, इसीलिए इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा उसको हम लोग काउंट नहीं किए, बाकी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे और उसको इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि इस चार्ज पर फोर्स आ सके। अब ये जो डीएफ होगा इसका वैल्यू लिख सकते हैं, डीक्यू कितना होगा, सिग्मा इंटू डीए इंटू E1 कितना होगा, E1 ये रखा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस डीए को जब भेज दीजिए तो डीएफ बाय डीए, इसको प्रेशर कहते हैं या इसी को स्ट्रेस कहते हैं, प्रेशर कहते हैं या इसी को स्ट्रेस कहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला बताना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, बस दो ही पॉइंट आपको याद रखना था इसमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और ये प्रेशर जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहते हैं, किसी पॉइंट पर हॉलो स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर फोर्स लग रहा होता है, फोर्स बाय एरिया करेंगे तो प्रेशर आएगा बाकी चार्ज की वजह से, उसी को स्ट्रेस भी कहते हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। इसका वैल्यू कितना होता है ये बस याद रखना है, कितना होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या इसी को क्या बोलते हैं स्ट्रेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इसको लिखिए और यहां से आगे फिर आगे एक सवाल से बताएंगे कि इस फॉर्मूले पे सवाल कैसे पूछा गया है, और वो पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट इट डाउन। तो क्योंकि थोड़ा सा वो साइड में नहीं दिख रहा था इसलिए अभी देख सकते हैं, प्रेशर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं थोड़ा वापस से एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि पहले दिख नहीं रहा था। तो डीएफ फोर्स हो गया, फोर्स कितना होगा डीक्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो होल था उस पर चार्ज डीक्यू और बाकी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1। डीक्यू का वैल्यू लिख दिए सिग्मा डीए, E1 का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, डीए को इधर भेज दिए तो डीएफ बाय डीए फोर्स बाय एरिया, इसी को प्रेशर कहते हैं, तो प्रेशर या उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे, तो उसका फार्मूला हो गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला याद रखना है। अब देखिए इस पे सवाल कैसे पूछा आता है, इससे सवाल एक बार पूछा गया था, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, सब लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है वापस से रिपीट हो जाए क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। एक हेमिस्फीयर है इस तरह से और ये दूसरा हेमिस्फीयर है, भाई दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ देंगे तो स्फीयर बन जाएगा, ये दो हेमिस्फीयर है, दोनों हेमिस्फीयर को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो स्फीयर हो जाएगा, दोनों का रेडियस सेम है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये जो बाकी सब चार्जेस होंगे इस हेमिस्फीयर पे फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला हेमिस्फीयर पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करता है, तो ये हेमिस्फीयर इस पर फोर्स लगा रहा होगा इधर, ये हेमिस्फीयर भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, दोनों फोर्स इक्वल है अपोजिट है लेकिन कैंसिल आउट नहीं करेगा क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो इनको बांध के रखने के लिए, इनको बाइंड करके रखने के लिए मुझे दोनों साइड से मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि मिनिमम फोर्स इनके रिपल्सन के बराबर होगा। ये मिनिमम फोर्स कितना होगा यही पूछा गया था। व्हाट इज एफ मिनिमम, फाइंड द मिनिमम फोर्स required to bind these two hemispheres, to bind these two hemispheres। इन दोनों हेमिस्फीयर्स को बाइंड करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, इन दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा, तो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगेगा यही निकालना है, उतना ही फोर्स हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैं सिर्फ दूसरा हेमिस्फीयर बना रहा हूं,
और इस पर फोर्स लिख रहा हूं। ये जो दूसरा हेमिस्फीयर है ये तो एक स्फीयर का ही पार्ट हुआ, और स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर हम लोग को प्रेशर का फॉर्मूला पता है। इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, प्रेशर का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन हो रही है, कितना होगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर प्रेशर पूछेंगे तो ये होगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पूछेंगे तो इधर की तरफ होगा, यहां पूछेंगे तो इधर की तरफ होगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पूछेंगे तो इधर की तरफ होगा। फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, लेकिन डायरेक्ट प्रेशर इनटू ये एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है, वो करके फोर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई यहां पे आप एक एलिमेंट लो, इस एलिमेंट पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इस एलिमेंट पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और फोर्स तो वेक्टर है, तो क्या इस दोनों को ऐड कर सकते? नहीं, फिर कंपाउंड में लेना पड़ेगा, उसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वो भी कर सकते हैं, वो बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, हम लोग इसको शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। पहले तो ये समझ में आ गया, प्रेशर इनटू डायरेक्ट एरिया ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। आप सोचिए इधर से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इधर से अगर प्रोजेक्ट करें तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, ये तो हम लोग सीखे थे प्रोजेक्टेड एरिया लिखने। इसको अगर इधर से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये सर्कुलर पार्ट प्रोजेक्ट होगा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। सर्कल प्रोजेक्ट होगा तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। फोर्स कितना लगेगा, इट इज द फोर्स ऑन 1/2 ऑफ स्फीयर, 1/2 ऑफ स्फीयर को ही हेमिस्फीयर कहते हैं, ड्यू टू अदर। ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, और ये कितना हो जाएगा, तो प्रेशर कितना है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही एफ मिनिमम के बराबर भी हो जाएगा। इतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इनको बाइंड करके रखने के लिए। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछा था, ये या वो या उस पर 3 फॉर्मूले किए, इन तीनों में डायरेक्ट भी कोई पूछा जा सकता है। मैंने सबको एक्सप्लेन करके भी बता दिया, डिराइव करके भी दिखा दिया, सबका डेरिवेशन याद रखना नहीं है, ये सब फॉर्मूले हैं छोटे छोटे। अगर बस फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये सब डायरेक्ट पूछने वाला चीज है। ठीक है, मैंने डिराइव करके इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आए, ताकि कोई ये ना पूछे सर ये कहां से आया, आप सब पूछिएगा तो सबका तो एक्सप्लेनेशन है, और इसलिए सबका एक्सप्लेनेशन हम देते चल रहे हैं। लेकिन मेन है फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूले पे, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा फॉर्मूला से भरा हुआ है, और इन्हीं फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल पूछे आते हैं, और इसलिए मैं बहुत डिटेल में एक एक फॉर्मूले को चर्चा करते चल रहा हूँ। एक और फॉर्मूला है इसी सेल के ऊपर, और वो है सेल्फ एनर्जी ऑफ सेल। सेल्फ एनर्जी ऑफ सेल, अब इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन मैं बस फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, बस उतना याद रखिएगा। सेल्फ एनर्जी का मीनिंग समझ लीजिए। सेल्फ एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेल। और ये एक सेल है, और इस सेल पे चार्ज है, इस सेल पे चार्ज है, इसका रेडियस r है, इस पे चार्ज q है। ना हम लोगों ने चर्चा किया था कि दो चार्ज अगर हो, उनके बीच का डिस्टेंस r हो, तो k q1 q2 by r उनके बीच का पोटेंशियल होता है, राइट। डोंट यू थिंक ये जो सेल है इस पे बहुत सारे चार्ज हैं, तो ये वाला चार्ज जो होगा अपने बगल वाले चार्ज के साथ पोटेंशियल एनर्जी करके रखा होगा, दूसरा वाला चार्ज इसके साथ करके रखा होगा, ये वाला भी इसके साथ करके रखा होगा, तो ये सारे चार्ज एक दूसरे के साथ बाइंड करके एक पोटेंशियल एनर्जी अपने में स्टोर करके रखेंगे। उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेल या सेल्फ एनर्जी ऑफ सेल कहते हैं। मतलब इस सेल के पास अगर कोई सेल पे आप चार्ज देके रखे हैं, हॉलो स्फीयर पे चार्ज देके रखे हैं, या वो कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज देके रखे हैं जो कि उसके सरफेस पे चार्ज है, तो ये चार्जेस आपस में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर हुआ? क्योंकि जब आप इसको चार्ज कर रहे थे तब इस पर वर्क करना पड़ा होगा। क्यों वर्क करना पड़ा? तो जरा सोचिए कि ये जो जब स्फीयर था, हॉलो स्फीयर था, इस पे जब पहला छोटा सा चार्ज लाके रखे होंगे तो एक चार्ज तो यहां रख दिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब दूसरा चार्ज लाके रख रहे होंगे तो ये वाला तो उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, तो रिपल्सन के अगेंस्ट हम लोग वर्क करके यहां रखे होंगे। फिर ये दोनों मिलकर के तीसरा वाला को रिपेल कर रहा होगा, है ना। तो वही जो वर्क
एक्सटर्नल एजेंट किया है वही इसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया? वर्क ड्यू टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और इसका फॉर्मूला होता है KQ²/2R। ये फॉर्मूला याद रखना है। सेल्फ एनर्जी कितना होता है? KQ²/2R। दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ हॉलो स्फीयर, राइट? ये फॉर्मूला लिखिए, फिर मैं बताऊंगा कि सेल्फ एनर्जी पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। तो हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं सेल्फ एनर्जी पे, ताकि आपको सेल्फ एनर्जी समझ में आ जाए। एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर पे चार्ज Q है, कैपिटल Q इसका चार्ज है, इसका रेडियस अभी R1 है। अब इसके रेडियस को R1 से R2 करना है, ठीक? एक्सटर्नल एजेंट से भी करा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी करा सकते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा कि क्या पूछा गया है, क्योंकि दोनों में आंसर में प्लस माइनस का फर्क हो जाएगा। सो क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय, तो पहला पार्ट में मैं एक्सटर्नल एजेंट की वजह से लिखूंगा, एंड दूसरा पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी कहे, इन चेंजिंग द रेडियस फ्रॉम R1 टू R2। ये बहुत आसान सा सवाल है, बहुत सिंपल सा, बस सही से आपको सोचना है इसमें। अब आप ये बताइए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? KQ²/2R2, क्योंकि फाइनल रेडियस R2 है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है किसी सेल का? KQ²/2R, इसी को सेल्फ एनर्जी कहते हैं। KQ²/2 और फाइनल रेडियस R2 था, इसलिए R2 लिख दिए, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? KQ²/2R1। दोनों को माइनस कर देंगे, देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा? तो KQ²/2 कॉमन, 1/R2 माइनस 1/R1। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा। अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यही तो कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन होता है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है। नेगेटिव द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। तो यही आंसर आ जाएगा KQ²/2, खाली इस बार 1/R1 माइनस 1/R2 लिख देंगे। आई होप सेल्फ एनर्जी से कितना आसान सा क्वेश्चन आता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, और उस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पूरा लिखना है, समझना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। एक इस तरह से हॉलो स्फीयर है, और इस हॉलो स्फीयर का चार्ज कैपिटल Q है, इसका रेडियस अभी R1 है, और इसके सेंटर पर भी एक चार्ज रख दिए +Q0। ठीक, अब सेंटर पर भी चार्ज रख दिए +Q0। अब लोग ये सीख गए कि वर्क डन चाहे एक्सटर्नल से पूछे चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही चीज है, खाली प्लस माइनस का फर्क है। तो खाली मैं एक ही चीज पूछ रहा हूं, क्योंकि दूसरा चीज तो वही आंसर हो जाएगा, खाली माइनस लगा देना है। तो मैं पूछ रहा हूं व्हाट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in changing the radius from R1 to R2। from R1 to R2 चेंज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, ये आपको निकालना है।
इसको लिखिए, फिर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए एंड देन आगे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? प्लीज नोट इट डाउन। चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं। अब यहां पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। आप ये सोचो कि अगर ये सेंट्रल चार्ज में नहीं देता तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो ये जो स्फीयर है हॉलो स्फीयर, इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिख देते। कितना लिखते हैं? तो पहले मैं अभी इनिशियली लिख के दिखा रहा हूं ताकि फाइनली लिखने में आसानी हो। कितना होगा? k q स्क्वायर बाय 2r1। नो प्रॉब्लम। इस सेंट्रल चार्ज के वजह से पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा? तो भाई इसका खुद का जो है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अब इस सेंट्रल चार्ज और इस बाकी स्फीयर के बीच पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब वो कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप यहां पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लो। इस एलिमेंट का चार्ज dq मान लो। कितना मान लो? dq। ये दोनों तो चार्ज पार्टिकल है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं। कितना होता है? k q1 q2 तो q0 इंटू dq बाय r1। ये सब तो कांस्टेंट है। k q0 r1 कांस्टेंट है, खाली dq का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये सारे चार्ज का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल Q आ जाएगा। तो ये कैपिटल Q हो गया। एक तरीका तो लिखने का ये है। दूसरा तरीका है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इस चार्ज, ये चार्ज कहां पे रखा हुआ है? सेंटर पे। तो इस चार्ज को भूल जाइए और सेंटर पे बाकी की वजह से पोटेंशियल लिख दो। तो हम लोग चर्चा किए हैं, हॉलो स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पे, चाहे वो सेंटर ही क्यों ना हो, पोटेंशियल, फील्ड नहीं, पोटेंशियल सरफेस के बराबर होता है k कैपिटल Q बाय r1। ये होता है पोटेंशियल, और पोटेंशियल इनटू इसका चार्ज लिख दिए तो वही पोटेंशियल एनर्जी हो गया। डन। तो ये इनिशियल हो गया, फाइनल में r1 की जगह खाली r2 हो जाएगा। तो फाइनल कितना हो जाएगा? k q स्क्वायर बाय 2r2 प्लस k q0 कैपिटल Q बाय r2। ये फाइनल हो गया। माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा? k q स्क्वायर बाय 2r1 कि माइनस ऐसे है तो दोनों में हो जाएगा k q0 कैपिटल Q बाय r1 माइनस, क्योंकि इसके बाहर है ना, यहां लगाएंगे दोनों में हो जाएगा। और इसमें क्या कीजिए, इन दोनों में k q स्क्वायर बाय 2 कॉमन है तो 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1 हो जाएगा। इन दोनों में k q0 कैपिटल Q कॉमन है तो 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1। तो 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1 तो दोनों में कॉमन हो गया। एक ही साथ लिख देंगे साइड में। इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, इसमें और इसमें। तो k कैपिटल Q कॉमन है। यहां क्या बचेगा? Q बाय 2। यहां क्या बचेगा? Q0। और 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1 तो दोनों में कॉमन था। दिस विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पूछता तो फिर हम लोग इसका माइनस कर देते, राइट? सो आई होप आपको हॉलो स्फीयर से रिलेटेड ये 3-4 पॉइंट समझ में आ गया होगा। बिकॉज टाइम डज नॉट परमिट्स मी टू मूव फॉरवर्ड विथ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बिकॉज इट इज अ वेरी लेंथी टॉपिक। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं और आज का लेक्चर में उतना हमारे पास समय नहीं बचा है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर इन L37 we will be discussing about non-conducting sphere in a great detail. We will discuss every aspect of this. So what we discussed today, first of all, hollow sphere के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर में कितना होता है पोटेंशियल, ये सब लास्ट में डिस्कस किए थे, लास्ट लेक्चर में। आज क्या डिस्कस किए कि जस्ट अगर एक छोटा सा होल करते हैं तो उस होल के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पे आता है, जितना सरफेस पे होता था उसका हाफ। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उस पे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। देन वी डिस्कस व्हाट इज सेल्फ एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है हॉलो स्फीयर का, k q स्क्वायर बाय 2r। एंड देन वी डिस्कस्ड क्वेश्चंस ऑन सेल्फ एनर्जी एंड हाउ टू सॉल्व देम, राइट? So this concludes our discussion for the day. Thank you for being with us. Have a great day.